So hey everyone, welcome back to my channel. I really hope that you all are doing great in your life. और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। बिल्कुल भी बोर नहीं होगे क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। तो आज हम बात करेंगे सलमान रश्दी के बारे में। सबको पता है, नो डाउट, कोई भी झूठ नहीं बोल सकता कि आपको नहीं पता है। आपने नाम ज़रूर सुना है रश्दी का। अब रश्दी जो थी, ये 2-3 चीज़ों के लिए बहुत फेमस थे। अब मज़ेदार बात ये है कि अपने नॉवेल्स के लिए तो फेमस थे ही, प्लस ये अपनी वाइफ के लिए भी फेमस थे क्योंकि इनकी 4 वाइफ्स थी। इन्होंने 4 बार डिवोर्स लिया था। कैन यू इमेजिन, यहाँ पर एक हैंडल नहीं होते लोगों से, इन्होंने 4 बार शादियाँ कर ली थी। हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे, इनकी फेमस नावल, इन्होंने जो वर्क लिखा उसके बाद ये क्यों क्रिटिसाइज़ हुए, इनकी वाइफ से इनका डिवोर्स क्यों हुआ, कितनी वाइफ्स थी, और इनके अवार्ड्स जो कि हम हमेशा करते हैं, और इनके कुछ फेमस वर्क्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ रश्दी की, तो इनका फुल नेम था अहमद सलमान रश्दी। ही वॉज बॉर्न इन 19 जून 1947 में। 47 पे आपको ध्यान देना है। 1947 का टाइम पीरियड है विच वॉज द टाइम पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसी टाइम पीरियड पे ये इनका बर्थ हुआ था, और सेम टाइम पीरियड को लेके इन्होंने अपनी नावल पब्लिश करी थी, मिडनाइट चिल्ड्रन जो थी, उसमें इन्होंने इसी टाइम पीरियड को बैकड्रॉप में यूज़ किया है। तो ये कौन थे? ये एक इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट थे। ब्रिटिश अमेरिकन क्यों? क्योंकि इंडिया में इनका बर्थ हुआ था, नो डाउट, ये बॉम्बे में इनका बर्थ हुआ था, बट इन्होंने यूके की सिटीजनशिप ली थी, एंड देन उसके बाद इन्होंने यूएस की ले ली थी, आई थिंक 2000 में। और अगर मैं इनकी जॉनरा की बात करूँ तो जॉनरा मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन किस जॉनरा में लिख रहा है, मतलब कि वो रोमांस लिख रहा है या फिर वो रियलिज्म लिख रहा है, फिक्शन लिख रहा है। तो इनके वर्क फिक्शन होते हैं, नो डाउट, हमेशा ये फिक्शन बोलते हैं, लेकिन उस फिक्शन में हिस्ट्री ज़रूर मिक्सअप होती है। तो इनके वर्क्स कैसे होते हैं? मैजिक रियलिज्म होता है, प्लस उसमें हिस्टोरिकल फिक्शन होता है, प्लस वो कहीं ना कहीं जो डिसरप्शन हो रहा होता है सोसाइटी में, या फिर जो माइग्रेशन हो रहा होता है ईस्टर्न और वेस्टर्न सोसाइटी के बीच में, सिविलाइजेशन के बीच में, उसको शो करते हैं। कुछ राइटर्स इनको, कुछ टीचर्स इनको डायस्पोरिक भी बोलते हैं, कि इनके जो वर्क्स होते हैं उससे डायस्पोरा में की कैटेगरी में डालकर भी पढ़ाया जाता है इसको। प्लस इनके जो वर्क्स होते हैं वो सटायर को शो करते हैं, सटायरिक होते हैं, और पोस्ट कॉलोनियलिज्म को शो करते हैं। वो कैसे, वो हम इसमें आगे देखेंगे। तो जो रश्दी की जो नावल थी, सेकंड नावल मिडनाइट चिल्ड्रन, विच वाज सुपर डुपर हिट, तो ये नावल जो थी, ये सेकंड नावल थी जैसे कि मैंने बोला। तो इस नावल ने इन्हें इतना फेम दिला दिया कि इस नावल को बुकर प्राइज़ मिल गया 81 में। 1981 में बुकर प्राइज़, कैन यू इमेजिन, बुकर प्राइज़ इतना ईजिली इनको सेकेंड नावल पर ही मिल गया। कोई राइटर पूरी लाइफ स्ट्रगल करता तब उन्हें मिलता है। तो आखिर इन्होंने ऐसा लिखा क्यों, क्या उसमें, या फिर उन्होंने ऐसी क्या चीज़ें डाली? तो इसमें इन्होंने मेनली मैजिक रियलिज्म और जो हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं हमारे 1947 के जो थे, प्लस उसमें थोड़ा सा फिक्शन भी ऐड किया है। मैजिक रियलिज्म मतलब इसमें इन्होंने दिखाया कि जो कैरेक्टर है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है सलीम सेनाई, उसके अंदर कुछ पावर्स है। मतलब कि जितने भी बच्चे 1947 15 अगस्त 1957 की मिडनाइट में जिनका बर्थ हुआ था, उनके पास टेलीपैथी के पावर है, कुछ ना कुछ उनके पास स्पेशल पावर्स हैं। तो उस चीज़ को शो कर रखा है, इसलिए मैजिक रियलिज्म में आती है। हिस्टोरिकल क्यों है? क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी के बारे में भी कुछ रेफरेंसेस है कि उन्होंने एमरजेंसी को लागू कर दिया। और पोको में भी आती है क्योंकि 1947 ब्रिटिश रूल के बाद में ये चीज़ पब्लिश हुई थी। एक तरफ तो ये इतने फेमस हो गए थे मिडनाइट चिल्ड्रन की वजह से, दूसरी तरफ जब इन्होंने अपनी 4th नावल पब्लिश करी, द सैटेनिक वर्ड्स, वो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई थी कि उसके चक्कर में रश्दी को यहाँ वहाँ भागना पड़ा। ये अर्ली लाइफ और फैमिली बैकग्राउंड की, तो जो रश्दी हैं, ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे 1947 में। ब्रिटिश राज था उस टाइम पे। कश्मीरी मुस्लिम फैमिली में इनका बर्थ हुआ था। ही वॉज द सन ऑफ अनीस अहमद रश्दी, जो कि एक कैम्ब्रिज एजुकेटेड लॉयर थे, बिजनेसमैन थे, जो बाद में बिजनेसमैन बन गए थे। तो जिनके फादर थे, उन्हें इंडियन सिविल सर्विस से निकाल दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। उनके जो सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी वजह से बर्थ सर्टिफिकेट में जो उनकी डेट थी वो उनकी रियल एज से अलग थी, इस चक्कर में उन्हें निकाल दिया गया था। आगे जो रश्दी है, इनकी 3 सिस्टर्स भी थी। इन्होंने 2012 में अपने एक मेमोयर पब्लिश किया था, जिसमें इन्होंने बताया कि इनके फादर ने जो रश्दी नाम है वो अडॉप्ट किया था रश्दी इन ऑनर ऑफ एविरोज। एविरोज की स्पेलिंग यहाँ पे है, मे बी कुछ और प्रोनाउंसिएशन हो गई, प्लीज़ डोंट माइंड दैट। उसके बाद बोला गया है जो रश्दी है, ही ग्रू अप इन बॉम्बे, वॉज एजुकेटेड एट द कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल इन फोर्ट साउथ बॉम्बे। उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए, वहाँ पर उन्हें रग्बे स्कूलिंग करी, फिर किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। अब बात आती है इनकी शादियों की। जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा
एक वो है कि इन्होंने 4 शादियां कर ली थी, तो शादियां करते थे और डिवोर्स लेते थे। अब कैसे रहा, इन्होंने जब पहली बार शादी करी, फर्स्ट टाइम इनकी जो मैरिज हुई थी वो क्लैरिसा लॉर्ड से हुई थी, जो कि एक लिटरेचर ऑफिसर थी, लिटरेचर ऑफिसर ऑफ द आर्ट काउंसिल ऑफ इंग्लैंड। तो इस इन्होंने शादी करी थी 1976 में और डिवोर्स हो गया 87 में। 87 में डिवोर्स हुआ। 88 में इन्होंने जाके मैरिन वैगिंग से शादी कर ली थी, जो कि एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थी। 88 में शादी करके 93 में डिवोर्स दे दिया। अब डिवोर्स देने के बाद इन्होंने एलिजाबेथ वेस्ट से शादी कर ली, जो कि एक ब्रिटिश एडिटर एंड ऑथर थी। तो इनसे शादी करी थी 97 में, ठीक है। 97 में शादी करके 2004 में डिवोर्स दे दिया। अब 2004 में इन्होंने शादी कर ली पद्मा लक्ष्मी से, जो कि सबसे फेमस है। अगर मैं इनकी वाइफ्स में बात करूँ तो सबसे फेमस पद्मा लक्ष्मी है। तो ये एक इंडियन बॉर्न थी, जैसे कि रश्दी है इंडियन बॉर्न है, लेकिन ये अमेरिका में ही थी। तो इंडियन एक्ट्रेस है, मॉडल है, होस्ट थी उस टाइम पे अमेरिकन रियलिटी शो टॉप शेफ़ की। तो 2004 में शादी करी और साथ में डिवोर्स दे दिया। तो अब देखिए कि शादी कर दे, डिवोर्स देते, यहाँ एक एक लोग नहीं मिल रहे हैं लोगों को। इन्होंने 4 बार शादियाँ भी कर ली, 4 बार ये लोग मिल भी गए। एनीवेज, वो तो खैर इनकी पर्सनल लाइफ थी। अब बात आती है कि रश्दी का एक ऑपरेशन भी हुआ था। इनकी कुछ आईलेट, जो अपर आईलेट होती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से इनका एक ऑपरेशन हुआ था। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था, आई विल कोट, इफ़ आई हैड नॉट हैड एन ऑपरेशन in a couple of years from now, I would not have been able to open my eyes at all, he said। ये उन्होंने बोला था। उसके बाद इनके बारे में बता रखा है कि इन्होंने क्या क्या वक्त किए। अब बात आती है कि इनका करियर कैसे था, ठीक है। एक तरफ ठीक है, हमने बात कर ली इनका जॉनरा क्या होता है, बर्थ क्या कहाँ था, लिटरेचर में क्या कर रहे थे, उनकी वाइफ्स के साथ इनका क्या पर्सनल रिलेशन था, जो भी था। अब बात आती है करियर की, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है करियर, हमारा फोकस है करियर, लिटरेरी करियर हमारा मेन फोकस होता है। तो रश्दी ने ऑथर बनने से पहले बाकी वर्क्स भी किए थे। और हाँ, इन्होंने ऐसा भी बोला था कि अगर ये एक अच्छे राइटर नहीं बन पाते, अगर इनके जो वर्क्स थे नहीं चलते, तो ये एक एक्टर बनना चाहते, एक एक्टर बनते हॉलीवुड मूवीज़ में। ये इनका एक जो भी था डीप डाउन इनकी डिज़ायर थी, ये बनना चाहते थे। इन्होंने कॉपीराइट का वर्क किया, कॉपीराइटर जो होते हैं इन्होंने उसका वर्क किया। उसके बाद इन्होंने जो सॉन्ग लिखा करते हैं, दूसरे के लिए सॉन्ग्स लिखते थे, उनका वर्क किया। और उसके बाद शुरू होता है इनका लिटरेरी वर्क। अब लिटरेरी वर्क में इन्होंने फर्स्ट नॉवल पब्लिश करी थी 1975 में, विच वॉज द टाइम पीरियड ऑफ एमरजेंसी। तो एमरजेंसी में इन्होंने अपनी एक नॉवल पब्लिश करी, ग्रिमेस। तो ये क्या है, ये एक पार्ट साइंस फिक्शन टेल है, फिक्शनल टेल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बोलते हैं कि मेरे जो वर्क्स होते हैं वो फिक्शन होते हैं, रियलिटी से बेस नहीं करते हैं, बट स्टिल डीप डाउन वी नो दैट ही इज़ कनेक्टिंग द फिक्शन विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। तो इस टाइम पे ये इतने फेमस नहीं हुए थे, थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था पब्लिक्स ने, क्रिटिक्स जो थे उन्होंने भी थोड़ा इग्नोर किया, फेमस नहीं हुए, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, कॉपीज़ नहीं बिकी उसकी। लेकिन रातों रात 1981 में, मतलब कि 75 में इन्होंने पब्लिश करी थी ग्रिमेस, 81 में 4-5 सालों के बाद में इन्होंने पब्लिश करी मिडनाइट चिल्ड्रन। और वो इतनी फेमस हो गई, इतनी नोटेबल हो गई कि इसको 81 में ही जब पब्लिश हुई उसी साल बुकर प्राइज़ मिल गया। 93 में इनको, और दूसरे 98 में इनको फिर बेस्ट ऑफ द बुकर्स मिल गया, मतलब कि बुकर्स में भी जो सबसे बेस्ट होती हैं उसका प्राइज़ मिल गया। अब ये तो थी इनकी फेमस जर्नी। अब फेमस जर्नी तो चलो अच्छा था, जो कुछ किया इन्होंने सब कुछ अच्छा ही था। लेकिन उसके बाद इनकी एक थर्ड नॉवल आई जो थी शेम। शेम में इतना कुछ खास नहीं रहा इनका रिस्पॉन्स। इन्होंने पॉलिटिकल टर्मोइल को दिखाया था जो पाकिस्तान में हो रहे थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में बता रखा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है एक इम्पॉर्टेंट कि ये कभी भी, ऑल्दो ये यूज़ करते हैं हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को, जैसे कि इन्होंने यूज़ किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को या फिर किसी को भी, लेकिन ये उसका नाम एग्जैक्ट नहीं रखते हैं। अगर आप इनकी कोई भी नॉवेल्स पढ़ोगे, जैसे कि मैंने इनकी मिडनाइट चिल्ड्रन पढ़ी है, मूर्स लास्ट साइट पढ़ी है, तो मूर्स लास्ट साइट में इन्होंने यूज़ मुंबई में एक फेमस पर्सन है जो आई डोंट रिमेंबर द नेम, क्या नाम है, तो उसकी जगह, उस कैरेक्टर की जगह पर इन्होंने एक दूसरा कैरेक्टर यूज़ कर रखा है, दूसरे नाम से कैरेक्टर यूज़ कर रखा है। लेकिन जैसे वो हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो पर्सन है ये वही है जो पॉलिटिक्स में भी चल रहा है। तो इस तरीके से ये वर्क्स को लिखते हैं। तो इसी तरह इन्होंने शेम में भी यूज़ कर रखा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में और जितनी भी चीज़ें हो रही थी उसके बारे में। अब बात आती है इनकी एक दूसरी फेमस बुक जिसने इनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया। इनकी मोस्ट क्रिटिकल कंट्रोवर्शियल वर्क द सैटेनिक वर्सेस पब्लिश होती है 88 में। अब 88 में ये पब्लिश हुई और इसके बाद इन्हें इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि इनको बैन कर दिया गया, इनकी बुक्स बैन कर दी गई मेनली।
और ऐसे हुआ कि जब भी बुक पब्लिश हुई तो लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये एक कट्टर एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, एक मुस्लिम नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें डील करी हैं उस बुक में वो बिल्कुल भी सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो उस तरीके से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोवर्सी में आ गई है, यहाँ तक कि इनके ऊपर तो इनाम राशि घोषित कर दी गई थी। ये जो ईरान के जो लीडर थे उन्होंने बोला था कि जो भी इनको पकड़ेगा या फिर शूट एट साइट का जो ऑर्डर होता है कि जहाँ पे भी दिखे ठोक दो, ऐसी वाली ऑर्डर दे दिए गए थे। और एक अवार्ड रखा गया था और बाद में उस अवार्ड को बढ़ा दिया गया ताकि लोग ज़्यादा इंगेज हों उसमें, और 2 पॉइंट समथिंग मिलियन से 3 पॉइंट समथिंग मिलियन तक उसका अवार्ड रख दिया गया था। अब आप देख सकते हो कि इनके ऊपर इतना सारा सीन हुआ क्यों था, कि इन्होंने ऐसे लिखा क्यों। इसको छोड़ के भी इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। क्रिटिकल रिसेप्शन तो है ही है, जैसे कि इनकी जितनी भी चीज़ें हैं जो उन्होंने लिखा है उसमें क्रिटिकल क्या है वो चीज़ें आप देख सकते हैं। अब बात आती है हम फेम, सीधे सीधे बात कर लेते हैं कि सैटेनिक वर्सेस में इन्होंने किया क्या आखिर ऐसा। अब जब सैटेनिक वर्स पब्लिश हुआ सितंबर 1988 में, अब इसने क्या क्या कंट्रोवर्सी कर दी एकदम से इस्लामिक वर्ल्ड में, जितना भी जहाँ पर भी मोहम्मडन्स रहते हैं, इस्लाम को माना जाता है वहाँ पर। अब इसके चक्कर में क्या हुआ कि ये बोला गया कि इन्होंने मोहम्मद को, जो कि इस्लाम में एक सुपीरियर पर्सन है, सुपीरियर गॉड की तरह उन्हें पूजा जाता है, तो उसको गलत तरीके से डिपिक्ट किया है। अब ये जब हो गया तो उसके बाद एक फतवा लगा दिया गया कि इनको जहाँ पर भी देखो इन्हें मार दिया जाए, ये सब कर दिया जाए। अब इनका मानना ये था कि ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा कुछ भी डिपिक्ट नहीं किया है, सिर्फ एक फिक्शन है, ये सिर्फ एक नॉवल लिख रहे थे। लेकिन ऐसा लोग सुने तो ना, ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ पब्लिश होती है अगर उस पर रिस्पॉन्सेज नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव ही होते चले जाते हैं। तो यही इनके पास था। अब 14 फरवरी 1989 में वैलेंटाइंस के दिन, अब देखिए सबका वैलेंटाइंस डे अच्छा होता, चलो किसी किसी का रिजेक्ट भी हो गया बंदा, पर फिर भी। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ तो ये अपने फ्रेंड के फ्यूनरल में गए थे और वहीं पर जो फतवा थे उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि रश्दी को देखते ही एग्जीक्यूट किया जाए। और ये अनाउंसमेंट हुई थी रेडियो पर, और ये किसने करी थी, द सुप्रीम लीडर ऑफ द ईरान उस टाइम पे। उन्होंने बोल दिया कि इन्होंने जो इस्लाम है उसके अगेंस्ट में बहुत ही बकवास चीज़ें बोली हैं। अब इसके चक्कर में इन्हें यहाँ वहाँ भागना पड़ा, लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया और इन्होंने अपना एक वर्क भी पब्लिश किया था जो कि अंडर द नेम ऑफ एंथनी था, जोसेफ एंटन। इन्होंने अपना एक मेमोयर पब्लिश किया था 2012 में जोसेफ एंटन के नाम से, क्योंकि इनका नाम तो उस टाइम पे इतना कंट्रोवर्सी में था इसलिए। हाँ, इसके बाद कुछ हुआ नहीं। कुछ दिनों बाद ऐसा रहा कि जब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर अप हुई तो पता चला कि जो बैन कर रखा है, क्योंकि इनके वर्क्स को बैन कर रखा था जैसे मैंने आपको बताया, तो इंडिया में भी उस टाइम पे ये बैन था। इंडिया में, पाकिस्तान में, थाईलैंड में, आसपास के जितने ऐसे देश हैं सब में इनके वर्क्स को, इस बुक को बैन कर रखा था। बाद में इस बुक से बैन हटा दिया गया। अब जिस टाइम पे इस पे बैन लगा था, एक टाइम तो था जब ये पब्लिश हुई तो ये बहुत कम ही इसकी जो कॉपीज़ थी वो सोल्ड आउट हुई थी। लेकिन जब ये अनाउंस हुआ कि इस बुक पे बैन लग जाएगा, रातों रात कॉपियाँ बिक गई। एक भी कॉपी नहीं बची बुक सेलर के पास। क्यों? क्योंकि देखना चाह रहे थे कि उसमें हुआ क्या, तो लोगों ने रातों रात बुक्स खरीद ली सारी और प्रदर्शन होने लग गए थे यहाँ वहाँ कि भाई इसने लिखा क्या है ऐसा, चले पता करते हैं। अब इस चक्कर में इनको यहाँ वहाँ भागना पड़ गया और लोगों ने इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। हालांकि ये यूएस में रहते हैं लेकिन ये इंडिया कभी कभी आते हैं जब इनको मन करता है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सनली इंडिया में बैन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक कंट्रोवर्सी होती है, किसी वर्क के साथ आ सकती है और बाद में जा सकती है। तो इनका जो वर्क है अब बैन नहीं है, उस टाइम पे बैन था। अब बात आती है अवार्ड्स की एंड ऑनर्स की। तो अवार्ड्स तो मैंने आपको बता दिया, इनको बुकर प्राइज़ मिल चुका है, गोल्डन पेन अवार्ड मिल चुका है, ऑनररी डॉक्टर ऑफ लेटर्स मिल चुका है, ऐसे ही इनको पेन प्राइज़ मिल चुका है और न जाने कितने कितने इनको चीज़ें मिल चुकी हैं। फेमस फिगर हैं तो इन्हें मिलना भी जायज़ था। अब इनके कुछ वर्क्स हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट नॉवल ग्रिमेस थी, फिर मिडनाइट चिल्ड्रन थी, फिर शेम आई, सैटेनिक वर्सेस आई, मूर्स लास्ट साइट आई, बहुत ही बोरिंग नॉवल है, और द ग्राउंड बेनेथ ऑफ फीट फरी है, शालीमार द क्लाउन, इंचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस, 2 years 8 months and 28 nights, द गोल्डन हाउस, शॉन्टे लिखा है। बेस्ट अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। चिल्ड्रन वर्क में इन्होंने हैरो एंड द सी ऑफ स्टोरीज़ लिखी है, ल्यूक एंड द फायर ऑफ लाइफ लिखी है। एसेज एंड नॉन फिक्शन भी इन्होंने कुछ कुछ लिखे हैं जिसकी लिस्ट एक लंबी सी है, आप सबको ये देखने को मिल जाएगी।
तो इतना होने के बाद मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मेन चीज़ें याद रखनी है। उनमें से बस ये है जैसे कि इनकी कितनी वाइफ्स रही हैं। 4 थी, इन्होंने जो वर्क किया है उसका मेन जॉनर क्या था, मैजिक रियलिज्म था, पोस्ट कॉलोनियलिज्म था और सटायर था, हिस्टोरिकल फिक्शन था और डिस्क्रिप्शन दिखा रखा है। इसको छोड़ के इनके फेमस नॉवेल्स में अगर कुछ पूछा जाता है तो वो है मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में और सैटेनिक वर्सेस के बारे में। इन दोनों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, या तो इनका पब्लिकेशन आ जाएगा 81 में, 88 में दोनों का पब्लिकेशन है, या फिर किस लिए कंट्रोवर्सी में थी, या फिर किस चीज़ के लिए इसे प्राइज़ मिला है, बुक का प्राइज़ कब मिला है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इन्होंने जो अपना मेमोयर था वो किस नाम के अंडर में पब्लिश करवाया था, जोसेफ एंटन के नाम से पब्लिश करवाया था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।